आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 के लिए एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 1 के लिए हिंदी कोर्स 1 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 पठित गद्यांश हैं जिसमें 10 प्रश्न होंगे और 10 को हल करना है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो माते पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन्म का दृढ़ बंधन है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ तक ये बताया गया है कि सभी मनुष्य समान है, पृथ्वी सबको बराबर मानती है और उनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। भले ही सभ्यता के मामले में आगे पीछे हो सकते हैं वो। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें सबको यह पृथ्वी जो है ना अपने पुत्रों के समान रखी हुई है, सबके लिए भरपूर उन्नति का अवसर प्रदान करती है और किसी को भी छोड़ के एक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो जागरण और प्रगति दो आधार स्तंभ हैं और उदारता जो है इसकी पहचान है। अब प्रश्न करते हैं कि राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। तो राष्ट्रीयता की कुंजी है कि भूमि को माता के समान मानना ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। दूसरा, भूमि और जन का संबंध अचेतन और जड़ कब बना रहता है। तो भूमि और जड़ का संबंध अचेतन और जड़ तब बना रहता है जब उसमें माता और पुत्र का भाव नहीं रहता। ठीक है, जब माता और पुत्र का भाव नहीं रहेगा राष्ट्र के प्रति तो ये अचेतन बना रहेगा। पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार किसे है। तो पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार उसको है जो पृथ्वी को अपना माता मानता है और उसको अपनी माता मानकर उसके साथ एक पुत्रवत व्यवहार भी करता है। राष्ट्रीय में ता प्रत्यय जोड़ने पर राष्ट्रीयता शब्द बना है। इसी प्रकार ता प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। तो निकट दंता निकटता, अविविध दंता विविधता। फिर 5वां नंबर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है भूमि और जन का संबंध। अब प्रश्न क्रमांक हम लोग अर्थों में आ गए कि हर राष्ट्र को अपने सामान्य कामकाज एवं राष्ट्रव्यापी व्यवहार के लिए किसी एक भाषा को अपनाना होता है। बिल्कुल, अगर अलग अलग भाषा अपनाएंगे तो विरोधाभास पैदा होगा। तो राष्ट्र की कोई एक भाषा स्वाभाविक विकास और विस्तार करते हुए अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बन जाती है। तो स्वाभाविक रूप से किसी राष्ट्र में अगर एक भाषा को बढ़ावा मिलेगा तो वो विकास करते हुए विस्तार करते हुए पूरे जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बनती है। इसी भाषा को वह राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर उस पर शासन की स्वीकृति की मुहर लगा देता है। बिल्कुल, जो भाषा सर्वप्रिय है सर्वलोकप्रिय है उसी को हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। हर राष्ट्र की प्रशासकीय सुविधा तथा राष्ट्रीय एकता और गौरव के निमित्त एक राष्ट्रभाषा का होना परम आवश्यक है। सरकारी कामकाज की केंद्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत न होगी तो प्रशासन में नित्य ही व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी राष्ट्र की निजी भाषा का होना गौरव की बात होती है। एक राष्ट्रभाषा के लिए सर्वप्रथम गुण है। तो देखिए, एक भाषा जो है ना राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे सरकारी कामकाज में उपयोग होती है। और इसके गुण क्या क्या हैं कि उसकी व्यापकता, कि वो पूरे राष्ट्र में समझी जाए, बोली जाए। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा वह बोली तथा समझी जाती है। बिल्कुल, राष्ट्र के अधिकांश लोग उसको समझें और बोलें। दूसरा गुण है उसकी समृद्धता। वह संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य एवं विज्ञान आदि विषयों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखती हो। बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो, उसमें शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार हो जिसे संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य और विज्ञान के विषयों को अभिव्यक्त किया जा सके। उसका शब्दकोश व्यापक और विशाल हो, उसमें समयानुकूल विकास की सामर्थ्य हो। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी को ये सभी योग्यताएं प्राप्त हैं। बिल्कुल, भारत में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है और ये सभी प्रकार के विषयों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने की सभी योग्यताएं रखती है। तो पहला प्रश्न है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक तो एकदम सर्वोपरि है, क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों होती है कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय एकता और गौरव के लिए होती है। राष्ट्रभाषा का आविर्भाव कैसे होता है। तो राष्ट्रभाषा का आविर्भाव जन समुदाय के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बनाकर होता है। इसमें भाषा को शासन द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। विज्ञान शब्द किस शब्द का उपसर्ग और उपसर्ग से बना है। तो बी धन ज्ञान है ना, तो बी उपसर्ग से बना हुआ है।
अब प्रश्न क्रमांक हम लोग सेकंड देखते हैं, जो काव्यांश के ऊपर हैं, जिसको पढ़ के हम लोगों को प्रश्न का हल करना है। क्या करोगे अब? समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, ना वाणी साथ है ना पानी साथ है, ना कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान गंदगी बरसाने वाले कछोर फैला है, कहीं चले जाओ बिनती नहीं है, वायु प्राणप्रद अंधकर आदंकर आदमी सब जग से गायब है। तो देखिए प्रदूषण के ऊपर लिखा हुआ है कि लोगों को अब अपने आसपास की जलवायु से, वातावरण से प्रेम नहीं रहा, ना वाणी में शुद्धता है, ना पानी में शुद्धता है, ना आकाश शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, सब तरफ गंदगी गंदगी है। तो प्रश्न करते हैं कि कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? तो कवि ने धरती के बारे में सर्वसहा, सबको सहने वाला कहा है। तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य है? तो आदमकद आदमी से तात्पर्य मानवीयता से भरपूर आदमी से है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं कि आसमान की तुलना किससे की गई है? तो आसमान की तुलना गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गंदगी बरसाने वाले थैले से। प्रश्न क्रमांक 9 है कि प्राणदान का तात्पर्य है? तो प्राणदान का तात्पर्य प्राण प्रदान करने वाला है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? तो कवि समय से इसलिए कतराना चाहते हैं कि यहाँ किसी को प्यार करने का समय नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खंडखा देखते हैं, वैवाहिक व्याकरण है, इसमें 16 नंबर हैं। तो प्रश्न 11 है कि लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लड़ाई का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो लड़ धन आई, लड़ धन आई, तो इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 12 नंबर है कि झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो झाड़ धन बढ़ाऊ, झाड़ धन बढ़ाऊ, ठीक है। तो बढ़ाऊ क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रसीला शब्द में ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कालीमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कालीमा में काल धन ईमा, काल धन ईमा, तीमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 15 है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, है ना। दो शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षेप जो बन जाता है समास कहलाता है। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास का जो विशेषता है कि प्रथम पद अव्यय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिदिन है, इसमें प्रति जो है अव्यय है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 18 नंबर, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, कौन सा समास होता है? तो ये तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो देखिए इसका प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन जो होगा, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 20 है, मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए यह वाक्य में ताकि का प्रयोग हुआ है, और जहाँ ताकि वगैरह प्रयोग होता है ना, तो संकेत बता रहा है ये, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 है कि जिन वाक्यों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है? तो ये जो है ना प्रश्नवाचक वाक्य भेद होता है। इसका डी हो जाएगा ऑप्शन, प्रश्नवाचक। प्रश्न 22 है, वह शिमला गया होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये विधानवाचक वाक्य है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विधानवाचक। अलंकार का अर्थ है सुंदरता का साधन ही अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, 24 से अलंकार को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो अलंकार को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शब्दालंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होते हैं। तो शब्दालंकारों में चमत्कार जो है ना शब्द के कारण होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 26 है कि शब्द अलंकार के प्रमुख कितने वेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के प्रमुख 3 वेद होते हैं। खंडगा जो है ना पाठ्य पुस्तक से है। तो निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी काछी एक व्यक्ति है जिसके 2 बैल थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे।
बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बातें कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। तो देखिए, जानवरों में भी भाषा का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसको हम बोल नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो बिना बोले ही वो लोग आपस में बात कर लेते थे। तो ये जरूर कोई ऐसा श्रेष्ठ शक्ति है जो मनुष्य को नहीं मिला हुआ है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंगों भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आपस में वो कभी कभी सिंग भी लड़ाते थे, लेकिन दोनों आपस के विश्वास को गहरा करने के लिए विनोद के भाव से, जैसे दोस्ती यारी में लोग ढोल धप्पा करते हैं, बिल्कुल वैसी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो प्रश्न क्रमांक 27 है कि हीरा मोती आपस में किस प्रकार बात करते थे। तो हीरा मोती आपस में मुख्य भाषा में बात करते थे। 28 है कि हीरा और मोती ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं है, कि वो आपस में मन ही मन बात कर लिया करते थे। ये एक प्रकार की गुप्त शक्ति थी जो पशु होने के बावजूद उनको मिला था। मन की बात को जान लेते थे, जबकि आदमी को ये मिला हुआ नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में सच्ची मित्रता के कौन से लक्षण हैं। तो दोनों एक दूसरों के साथ प्रेम व्यक्त करते थे, इसके लिए भाषा की जरूरत नहीं रहती। आपस में शरारत करते, मौज मस्ती, ढोल धप्पा करते थे। तो इस प्रकार सच्ची मित्रता के बहुत सारे विश्वसनीय पहलू या लक्षण मौजूद हैं। दो बैलों की नाम कथा पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है। तो जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन गधा को माना गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गधा। प्रश्न 31 है, इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम है हीरा और मोती। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, इस कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पाठ के आधार पर गधे के गुण हैं। तो पाठ के आधार पर गधा जो है ना वो काफ़ी सीधा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न क्रमांक 34 है, लेकिन किसी औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन जो है हीरा का है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, भगवान के लिए प्रयोग किया है कबीरदास के द्वारा। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, भगवान के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर का वास जो है ना प्रत्येक जीव के सांसों में है। तो इसका डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं। तो कबीर ने संत के ये लक्षण बताए हुए हैं कि वो जो है ना निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, कोई प्रकार के संसाधन या नौटंकी का उपयोग नहीं करता। क्वेश्चन 38 है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती है। मुरली से गोपियाँ इसलिए ईर्ष्या करती हैं कि वो हमेशा कृष्ण के मुंह में लगी रहती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है। तो वो पक्षी बनने पर कवि जो है वो यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज के कांटादार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है। तो ब्रज के कांटादार झाड़ियों पर सोने चांदी के महल को न्यौछावर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।